IVM। हंस वाणी। हंस कथा मासिक अब आवाज की दुनिया में। आप सुन रहे हैं हंसवाणी। पेश है स्वाति तिवारी की कहानी कोई परिचित, जिसे आवाज दे रहे हैं जश्न कलम के कलाकार राजेश कुमार। शमशान के बाहर बैठा मैं और मेरे भीतर उबलता भावनाओं का तूफान। सोचा ना था कि ये दिन कभी इस तरह मेरे सामने, मेरे अनुभव के पटल पर यूं आ खड़ा होगा। एक तरफ वो रिश्ता जिसने मुझे इस दोराहे पे ला खड़ा किया, और एक तरफ ये हौलनाक मंजर जहां आपदा को अवसर में बदलते, मृत्यु में रोजगार की तलाश करते लोग, बेरोजगारी की मार झेलते लोगों का एक उदाहरण पंडित का रूप धरे सामने बैठा है। संक्रामक समय में वो मंत्रोच्चार से कुछ कमाना चाहता है। वो लोगों से कह रहा है, हो तो दीजिएगा, ना हो तो कोई बात नहीं, मुक्ति के लिए मंत्रोच्चार आवश्यक है। जाने कौन सा रिश्ता है जो मुझे इसे कर्तव्य समझने की दिशा में धकेल रहा है। मैं जो यथार्थवादी हूं किंतु अति भावुक भी, शायद इसीलिए मेरी मां मेरे मन को मौका मिलते ही पक्का करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। यहां इस विश्राम घाट पर बैठे मुझे वही वाकया याद आ गया जब मैं एक बार विश्राम घाट से लौटने के बाद व्यथित था। उस दिन मां से कहा भी था, मां ऐसा देखना दर्दनाक लगता है, भला जलाया ही क्यों जाता है। तब मां ने अपने आंचल से मेरे पसीने को पोंछते हुए समझाया था, सनातन परंपरा का ये भी एक संस्कार है जो जरूरी है। शायद भारत और हिंदुओं के अलावा ये दुनिया में कहीं नहीं है। इसके बिना मुक्ति नहीं मिलती। यही एकमात्र वैज्ञानिक विधि भी है। जानता हूं उस दिन मां मेरे कच्चे मन को पक्का करना चाहती थी, और आज एक बार फिर विश्राम घाट पर बैठकर ये महसूस हो रहा है मानो पहली बार आया हूं। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी अंत्येष्टि के लिए पहली बार ही विश्राम घाट आया हूं। पहले भी आता रहा हूं, कभी परिवार की किसी गमी में, तो कभी ऑफिस के किसी सहकर्मी के परिवार के किसी सदस्य को अंतिम विदाई की औपचारिकता के लिए, तो कभी नाते रिश्तेदारी में या मित्रों के दुख में। किंतु सच कहूं तो मुझे यही एक जगह सबसे भयावह लगती है, क्योंकि यहां मनुष्य के शरीर को, वो भी किसी अपने ही प्रियजन को, अपने ही हाथों से अग्नि के सुपुर्द कर देना मुझे सबसे क्रूर, सबसे हिंसक लगता है। ये हिंसा ही तो है। कभी जिसकी उंगली पर एक बूंद गर्म तेल भी छिटक जाए तो दर्द परिवार को भी होता है। उसे यूं अग्नि में छोड़ देना और देखते रहना हिंसा ही तो है। खैर, छोटा शहर होने के बावजूद दाह संस्कार के लिए यहाँ आजकल दोनों व्यवस्थाएं हैं। एक प्राचीन सनातनी परंपरा जो लकड़ी पर घी डालकर मंत्रोच्चार के साथ मुखाग्नि देने की, जो यथावत है, बल्कि समय की नजाकत को देखते हुए लकड़ी के पीठे के साथ सामग्री वाला भी आ बैठा है, और नातेदारों के अभाव में एक दो मददगार भी मिल जाते हैं। पर इनके अलावा शवों की लंबी लंबी कतार देखकर और लकड़ी की भी किल्लत को देखते हुए प्रशासन ने नई महानगरीय व्यवस्था भी कर दी है, अंत्येष्टि गृह बनाकर। पर इस विकट समय में दोनों के ही सामने लंबी लंबी कतार हैं। शव वाहन के आने के पहले ही पहुंच गया था मैं। नजरें जैसे मासूम बच्चे सी डरी हुई महसूस हो रही थी, जो डर भी रही थी और दृश्य देख
स्थिति का जायजा भी ले रही थीं। आजकल सब कुछ जैसे मोबाइल हो गया है, जिसमें कैमरा भी लगा होता है। इस वक्त आंखें उसी कैमरे के मानिंद घूमने लगी। जिधर नजर जाती कोई भयावह तस्वीर मन मस्तिष्क में क्लिक हो जाती। ये ना भुलाने वाले चित्र जो स्थायी मेमोरी में जमा हो रहे थे, उनके कारण एक अजीब वितृष्णा होने लगी। अजीब संवाद मन में चलने लगा। ये कहां फंस गया मैं? जीवन भर इन स्मृतियों से लड़ना होगा इन्हें भुलाने के लिए। शव वाहन आ गया था। अस्पताल से डॉक्टर देवेश ने ही सब व्यवस्था कर दी थी और कहा था तू सीधे पहुंच जाना। इन दिनों इस वाहन के भी पैसे देने पड़ रहे हैं लोगों को। शव वाहन के पैसे चुका दिए थे। वाहन के साथ आए 3 लड़कों को भी शव पैकिंग के अलावा मेहनताने के पैसे दे दिए थे। पर कैसा बेरहम समय और समाज होता जा रहा है। इनाम मांग रहे थे। 2000 मेहनताने के अलावा 500 रुपये इनाम के नाम पर दिए, तभी वे गए। जाते जाते बोल गए, कुछ खा पी लो, अभी तो आपका नंबर आने में कम से कम 3 घंटे लगेंगे। तब तक तो हम कुछ और शव ले आएंगे। समय पर आ गए तो सहायता कर देंगे। वैसे वो जो 4 लोग उस चिता के साथ दिख रहे हैं ना, वो यहाँ सहायता के लिए ही हैं। कुछ दे दीजिएगा, वो साथ खड़े हो जाएंगे। उस जगह एक फॉर्म भरवा दीजिएगा और नाम लिखवाकर अपना टोकन ले लीजिएगा। नाम तो यहाँ सभी ने लिखवाए थे, पर इन नामों की अब कोई पहचान नहीं रही। ये सब टोकन नंबर में तब्दील हो गए थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई कैदी जो बैरक के नंबर से पहचाना जाता है। समय की कठोरता और बेरहमी ने जीवन के मर्म पर ही चोट की है। क्षणभंगुर जीवन की ऐसी कल्पना क्या कभी किसी ने की होगी? कोरोना सुरक्षा कवच पहने पहने लोगों की बेचैनी और परेशानी को महसूस करता हूं। म्युनिसिपैलिटी के उन कर्मचारियों को भी देख रहा हूं जो जाने कब से इसी काम में लगे हैं। कल्पना से परे है यहाँ की नौकरी। रोज रोज शवों, चिताओं, रोते बिलखते लोगों के बीच ये सब यंत्रवत हो गए हैं। इतनी बेरहमी से नंबर बुलाते हैं, न मन में कोई भाव, न आंख में आंसू, न आवाज में सहानुभूति का मरहम। जैसे नंबर की हाँक आते ही मुर्दा उठकर हाजिर हो जाएगा। कोर्ट है क्या? बुलाने वाले के स्टाइल कहूं या हाँक लगाने का अंदाज, बिल्कुल कटघरे में बुलाने वाला। टांगों में जैसे शक्ति ही नहीं रही। आसपास देखता हूं, जनसेवकों की लगाई बेंचें भरी हुई हैं, पर 1 या 2 ही लोग बैठे रहे हैं। बैठने के लिए जगह खोज रहा हूं। अंत्येष्टि गृह का बाहरी कोना खाली है, ऊपर शेड भी बना है और हाल फिलहाल पक्के किए गए चबूतरे जैसा है। फर्श पर दीवार के सहारे बैठ जाता हूं। मोबाइल पर लगातार मैसेज पर मैसेज आ रहे हैं। कुछ तो दफ्तर से हैं, किसी को कुछ बताने का मन नहीं। माँ का इस बीच 3 बार फोन आ चुका है। फिर आ रहे नंबर को टकटकी लगाए देख रहा हूं, जैसे नंबर नहीं माँ ही हो फोन में। बैठे बैठे माँ के फोन को साइलेंट पर भी देखना अच्छा लग रहा है। फोन काटा तो बताना पड़ेगा काटने का कारण। फोन थक कर बंद हो गया, पर माँ नहीं थकी। मैसेज आ गया, कहाँ है तू? व्यस्त हूँ। सब ठीक है ना? जानता हूँ अब वो बात होने तक बेचैन रहेगी। सोचता हूँ कोविड काल में मोबाइल नहीं होते तो क्या होता। मोबाइल के फीचर देखता हूँ, स्क्रीन पर कैमरा दिख जाता है। बिना सोचे समझे विश्राम घाट की तस्वीर ले लेता हूँ। फोटो देखकर संख्या पर ताज्जुब होता है। 40-45 चिताएं जलती नजर आती हैं। सब कोरोना वायरस से संक्रमितों के शव हैं ये, क्योंकि उनके लिए अलग से मैदान में बनाया गया है दाह स्थल।
ध्यान से देखता हूं अपना यह अनोखा क्लिक। सरकार के कोरोना बुलेटिन की धज्जियां उड़ाता क्लिक। शहर में कोरोना के कहर और संक्रमण की भयावहता की कहानी कहता चित्र मेरे पास है। घड़ी पर नजर डाली, बैठे बैठे 2 घंटे हो गए। टोकन को देखता हूं, कहीं नंबर तो नहीं निकल गया। गैस भट्टी तो खाली है, पर मैं निर्मम होकर नहीं देख पाऊंगा और उन्हें कैसे दिखाऊंगा। विद्युत मशीन में लाइन लंबी है। शायद लाने वाले मेरी तरह के लोग होंगे। समय के साथ शव वाहनों ने जैसे स्पीड पकड़ ली है। संख्या बढ़ने लगी थी। हैरान कम परेशान हालात में पसीना था कि स्नान ही करवा रहा था। भूख मर गई थी, पर पेट खाली होने का एहसास करवा रहा था। स्क्रीन पर एक मैसेज चमकता है। आपको कोई मैसेज अभी तक नहीं आया? हो गया क्या? नहीं। मैं वीडियो कॉल करूं प्लीज? मुझे एक बार देखना है। अभी नहीं। क्यों? मैं जवाब देना बंद कर देता हूं, पर उदासी की परत उन संदेशों से जैसे मेरी सारी बेचैनी और कोफ्त को कवर कर लेती है। मन का कोई कोना कहता है, ये मुश्किल समय है, ये धैर्य का समय है। पूरे परिवार को कितनी तकलीफ होगी उन्हें इस तरह भेजते हुए। कितना दुख, कितनी पीड़ा हो रही होगी इस वक्त। इसकी कल्पना भी मेरे लिए संभव नहीं। उसकी वो कातर आवाज, रुलाई रोकती याचना जैसे कानों में समा गई है। कितना विचित्र विडंबना भरा समय है और कितना बेरहम भी। विदाई लेते हुए आदमी के साथ एक भी प्रियजन नहीं। आदमी दूर देश में परदेश में गुजर जाए तो भी घर लाया जाता रहा है, लौट कर एक बार घर अपनों के बीच। पर ये क्या प्रभु, अपने शहर में अंतिम सांसों के बावजूद विदाई भी घर की देरी से नहीं। सारी उम्र आदमी संबंध जोड़ता है सिर्फ 4 कंधों के मिलने की आस में, पर 4 कंधे छोड़ एक हाथ भी अपने का नहीं, मुखाग्नि के लिए भी नहीं। बदकिस्मती भी नहीं कह सकते इसे। पूरा परिवार इस वक्त संक्रमित है 2 अलग अलग अस्पतालों में। चिंतित हैं वे, कैसे होगा सब। उन्हें इंतजार है काम हो जाने का। चिंता होना स्वाभाविक भी है, लवारिस तो नहीं छोड़ सकते ना। जो चला गया वो घर का मुखिया था, पर जिनके लिए कमा कमा कर थकता नहीं था, जिनके चेहरे की एक मुस्कान के लिए अपनी सारी प्लानिंग को पलक झपकते बदल देता था, उन्हें अंत में देख भी नहीं सका। और तो और घर के चिराग से पाने वाली मुखाग्नि के बगैर जा रहा है। उधर मेरी माँ कल तक जो जीवन के प्रति संवेदना का पाठ पढ़ाती रही, आज वही माँ रोज हिदायत देती है, ये समय इमोशनल होने का नहीं है बाबू। तो किसी को मुश्किल में देखकर कोई भी इमोशनल स्टेप मत ले लेना। समय बेरहम होने की बात कर रहा है। जीवन है तो सब है, समझ रहा है ना बेटा? हाँ माँ, समय ही कहाँ होता है मेरे पास। सुबह से रात तक तो ऑफिस में होता हूँ ना, और दोस्त हैं ही कितने मेरे इस शहर में। 2 डॉक्टर बस, जिन्हें फुर्सत ही नहीं है। पर माँ अकेली है, मुश्किलों में पाला पोसा है उसने मुझे। अब अकेली उस शहर में रह रही है। एक पल को सोचता हूं, भगवान ना करे पर कल को माँ को मदद की जरूरत पड़ी तो। दिल की धड़कन तेज हो जाती है। नहीं, बदलता हूं अपनी ये बात। आखिर माँ भी कहाँ चाहती होगी मेरा यंत्रवत बन जाना, पर निर्दय होती परिस्थितियों से डरती है। माँ है ना, बुरे ख्याल आने लगते हैं। मैं भी माँ का अकेला बेटा हूं और उसकी चिंताएं भी वाजिब है। कल को मुझे कुछ हो गया तो उसकी जीवन भर की तपस्या। बलमनसात का जमाना नहीं रहा इन दिनों। ये भी तो बलमनसात में ही मारे गए। क्या जरूरत ही नहीं है जानते हुए कि पड़ोसी दंपति संक्रमित है तो उन्हें अपनी गाड़ी में अस्पताल पहुंचाने की। फिर अपने ही ख्याल पर कोफ्त हुई। जो गलती इन्होंने की
वही आज मैं दोहरा रहा हूं। इन्होंने तो 2 लोगों की मदद की थी, मैं तो यहाँ 40-45 जलती संक्रमित चिताओं के दावानल के बीच कई घंटों से बैठा हूं। क्यों? आत्मा के किसी बंद किवाड़ की खुलने की आवाज आती है। मैं अकेला तो नहीं हूं। डॉक्टर, नर्स, ये कर्मचारी सभी तो लगे हैं मानवता और इंसानियत की खातिर। बेचैनी बढ़ जाती है। इधर उधर देखता हूं, शायद अपने अंदर उठते हुए उस सत्य से, उस प्रश्न से बचना चाहता हूं। तो क्या मेरा अंत भी इसी तरह हो सकता है? होगा तो आगे क्या मैं भी यूं ही एक पोटली की तरह? सर झटक देता हूं अपने ही विचार से बाहर आने के लिए, पर फिर लगता है नहीं, मेरे और इनके जैसे लोग हैं अभी दुनिया में। दुनिया बेरहम नहीं हो सकती, तभी तो पूरा वैश्विक समाज लड़ रहा है महामारी से। वरना फुटपाथ और गुरुद्वारों में ऑक्सीजन के लंगर नहीं लग रहे होते, लोग सिलेंडरों के लिए घंटों खड़े नहीं रहते। पर यह भी सच है कि ये कहानी जितनी संवेदना और सकारात्मकता की है, उससे कहीं ज्यादा क्रूरता और निष्ठुरता की कथा भी कहती है। वरना गंगा मैया में अपने जीवन का सबसे खौफनाक मंजर लोगों ने ना देखा होता। उन नाव के भी दृश्य जिन्हें देखकर टीवी बंद कर रिमोट ही तोड़ दिया था मैंने। उस दिन को याद करते हुए एक बार फिर उबकाई सी आने लगी। खाना खाते हुए ही टीवी ऑन किया था और देखते ही उबकाई के साथ उल्टी हो गई थी। कोरोना काल का सबसे खौफनाक पहला दृश्य था वो। गंगा घाट का दिल दहला देने वाला दृश्य, इस सदी का सबसे पीड़ादायक नजारा। बक्सर में घाट पर महज 500 मीटर में अनगिनत लाशें रेत पर बिखरी पड़ी थीं। कोरोना से संक्रमित लोगों के शव नदियों में बहा दिए गए, जिन्हें कुत्ते नोच रहे थे और आसमान पर गिद्ध मंडरा रहे थे। कितना विभत्स था वो सब देखना। उस रात अपने ही घर में था, पर जैसे खुद को किसी शमशान में खड़ा महसूस करने लगा था। बाबा बहुत याद आए। रात पहली बार डर लगा था। पिता होते तो उनके साथ लिपट कर सो जाता। मां की कातर दृष्टि और मुरझाया चेहरा दिखने लगा, जैसे मानो दीवार पर आकर चिपक गया था। मां अकेली है वहां, ये चिंता और अकेले रहना उस दिन सजा जैसा लगा था। सारी रात अपने मित्र की कविता दिमाग में घूमती रही। हमने धरती को मारा, हमने हवा को मारा, पहले हमने नदियों को मारा और अब लाशों की नदियां बना दी। उस रात व्यवस्थाओं को कोसता रहा। देश के आत्मसम्मान को कुचले जाने से आहत था मन। दुनिया के सामने हमारी विश्व गुरु की छवि के टुकड़े पड़े देख रहा था मैं। मन मस्तिष्क हमारे देश पर व्यंगों से आहत जार जार रोता रहा था। उस रात सो नहीं पाया था। जाने कब सुबह सुबह झपकी आई थी। नींद में महसूस हुआ कि फोन बज रहा है। देखा तो सचमुच फोन बज रहा था। घबरा गया था। मां। आंख मलते हुए फोन देखा तो मां का नहीं था। एक राहत महसूस हुई। उस समय फोन पर जो नाम दिखा था वो था जया। कहने को नाम अनजान भी नहीं था, पर इतना भी परिचित नहीं कि अलस सुबह फोन किया जाए। हाँ, जब भी 1-2 बार आया तो लगा था कि जीवन के मोर्चों पर इस छोटे से नाम से सुकून सा मिला था। माँ के कहने पर संध्या मौसी के इस रिश्तेदार का नंबर सेव कर लिया था। माँ ने कहा था, संध्या बहुत कह रही है, देख आना एक बार। ठीक है माँ, देख आऊंगा, कहकर बात छोड़ दी थी। एक दिन उधर से ही फोन आ गया था तो चला गया था।
सुसंस्कृत मध्यम वर्गीय परिवार। बैंक परीक्षा की कोचिंग और तैयारी करती जया के परिवार से मिला था। साधारण सा घर था, पर अच्छा और अपना सा लगा था सबसे मिलकर। नंबर तो सेव कर ही लिए थे, कभी एक दो बार बात हुई या मैसेज शेयर किए थे बस। सुबह सुबह नाम दिखा तो शंकित मन से फोन उठा लिया था। उधर सिसकियां थीं, फिर कातर स्वर। प्लीज प्लीज हेल्प मी। जी बताइए क्या हुआ? हम सभी कोविड संक्रमित हैं। पापा की रात भर से हालत बिगड़ रही है। क्या कोई वेंटिलेटर बेड अरेंज करवा सकते हैं? प्लीज हेल्प मी। मैं सारी रात अस्पतालों में ट्राई करती रही, पर सभी जगह एक ही जवाब है। मुश्किल है, पर मैं कोशिश करता हूँ। प्लीज प्लीज मेरे पापा को बचा लीजिए। मैं देखता हूँ, कुछ देर में बताता हूँ। अस्पताल और दवाई के लिए इस शहर में एक ही नाम को जानता हूँ, स्कूल मित्र डॉक्टर देवेश। वो शहर के बड़े अस्पताल में नौकरी करता है। हेलो, हाँ बोल। नाइट ड्यूटी करके निकल रहा था, बता क्या हुआ। अच्छा, तू चिंता मत कर, मैं मैनेजमेंट से बात करता हूँ। 1 घंटे बाद उसका फोन आता है। यार इमीडिएट तो नहीं, पर 11 बजे के बाद एक बेड मिल सकता है। डिटेल्स भेज। वैसे कौन है वो? बताता हूँ, जरा डिटेल्स ले लूँ। जया को डॉक्टर देवेश का नंबर व्हाट्सएप करता हूँ। जल्दी से इस नंबर पर डिटेल्स भेजो। 12 बजे एक मैसेज आता है, थैंक्स, एम्बुलेंस आई थी, पापा को ले गई। फिर एक एक कर घर के 2-2 सदस्य अलग अलग अस्पतालों में चले गए। फोन पर और मैसेज से खबर लेता रहा। देवेश से रोज सूचना और हालात पता चलते रहे। पता चला वे बैंक जाते हुए पड़ोस वाले बुजुर्ग दंपति को एम्बुलेंस नहीं मिलने पर अपनी कार से अस्पताल लेकर गए थे। हाथ पकड़ अस्पताल में एडमिट भी करवा आए थे। 4 दिन बाद बुखार ने जकड़ा। तब तक माँ भी खांसने लगी थी और संक्रमण पूरे घर वालों में फैल गया था। वे बुजुर्ग वैक्सीनेटेड थे, वे तो घर आ गए और ये सब अस्पताल पहुंच गए। देवेश ने पूछा था, कौन है बताना। बताता हूँ यार, मिलेंगे तब बात करेंगे। तभी आवाज आती है, टोकन नंबर 65, टोकन नंबर 65। ओह, मैं हड़बड़ा कर उठता हूँ, जोर से बोलता हूँ, आया। किसी ने कहा, आया नहीं, लाया, लाया बोलना चाहिए। जया को मैसेज करता हूँ, अभी 15 मिनट हैं लगभग, वीडियो पर आ जाओ आप लोग। सबको जोड़ता हूँ। डबडबाई आंखें मुझे दुख का समंदर लगती हैं। दर्द की अनकही गर्जना में सुन रहा हूँ। 4 दुख के महासागर मेरे मोबाइल पर हिलौरे लेने लगते हैं। 4 विंडो से 8 आंखें देख रही थीं। मैं सैनिटाइजर लगाता हूँ, नए ग्लव्स पहनता हूँ, सुरक्षा कवच वाली किट पहने हुए हूँ। हाथ कांपने लगते हैं। एक संपूर्ण परिवार मानो मेरे मोबाइल में समा गया है। उनका जो जा रहे हैं दुनिया छोड़कर अपनी अंतिम यात्रा पर, अनंत यात्रा पर। विदाई की घड़ी अचानक सामने आन खड़ी हुई। अभी तो जीवन संग्राम बाकी था। जाने कितनी चिंताओं को साथ लिए जा रहे थे वे। उनका संपूर्ण परिवार एक मोबाइल मात्र में समाहित हो गया और मैं अपरिचित सा, केवल एक मुलाकात वाला उनके साथ हूं। घर का इकलौता कमाने वाला जा रहा है। परिंदों का बड़ा सा आकाश सिमटकर प्लास्टिक में बंद हो गया। उनके चेहरे से मैं प्लास्टिक की चादर खोल देता हूं, एक बार चेहरा दिखाने के लिए, अंतिम दर्शन के लिए। भय मेरे अंदर भी व्याप्त है संक्रमण का, पर कहीं पड़ा हुआ याद करता हूं। 4-5 घंटे बाद वायरस मृत शरीर छोड़ देता है और इन्हें तो अब लगभग 10 घंटे हो चुके हैं। मोबाइल में पहली विंडो में है सुबकती हुई जया, इनकी बड़ी बेटी जो अपने पापा की तरह बैंक में जाना चाहती है।
दूसरी विंडो में उनकी चीख कर बेहोश होती पत्नी जो ऑक्सीजन पर किसी दूसरे अस्पताल में है। तीसरी विंडो में है उनका 14 साल का ऑटिज्म पीड़ित बेटा जो सिर्फ टकटकी लगाए देख रहा है। और चौथी विंडो में है मंझली बेटी जिसे पापा डॉक्टर बनाना चाहते थे। चादर हटाने के बाद उनका चेहरा मैं भी देखता हूं पहली बार। चेहरा बीमारी में सिकुड़ गया है, जैसे हवा ना मिलने पर पिचक जाता है सुंदर गुब्बारा। मस्तक पर कई सिलवटें हैं शायद। मुझे शांत सोए चेहरे पर भी बेचैनी दिखती है। सिलवटें तो पक्का दिख ही रही हैं। 3 बच्चे, 3 समानांतर सिलवटें। बेटी के विवाह की चिंता रेखाएं, शिक्षा के अधूरे ख्वाब, मासूम नासमझ बेटे के भविष्य की चिंता रेखाएं। पत्नी को मझधार में छोड़ने की पीड़ा का ज्वार उनकी मुरझाई त्वचा और चेहरे की चमक को कैसे लील गया है। मकान अभी अधूरा है, गृहस्थी भी अधूरी रह गई। कौन जाने अंदर कितनी पीड़ाएं और भी शेष हैं। बार बार मां के शब्द स्मृति में उभरते हैं। वो मुझे 2 दिन पहले मना कर चुकी हैं। ये रिश्ता अब नहीं करना हमें, समझ रहा है ना। जवाबदारियों का बोझ ताऊं रहेगा, बचपन से वही तो झेल रहा है तू। संध्या मौसी ने मां को बता दिया था शायद। मैं एक बार उन सबको देखता हूं। जया गर्दन से इशारा करती है। मैं म्यूनिसिपैलिटी के आदमी को रजिस्टर में जानकारी भरवा रहा हूं खाना पूर्ति के लिए, जो कल मृत्यु प्रमाण पत्र लेते वक्त लगेगी। जया पिता का नाम, पता आदि समस्त विवरण बताती जा रही है। अंत में वो आदमी पूछता है, आप कौन है इनके? साइन करिए और रिश्ता लिखिए। मैं जया की तरफ देखता हूं। कृतज्ञता के बोझ से उसकी डबडबाई आंखों में मुझे अपना ही अक्स दिखता है। रुलाई से उसकी पलकें बंद हो जाती हैं। आंसू की एक बूंद टपकती है और वो कहती है, कोई परिचित हूं, यही लिखवा दीजिए। मैं हस्ताक्षर करने से पहले उस कॉलम में लिखने के लिए कहता हूं, लिखिए सन इन लॉ, और हस्ताक्षर कर देता हूं। आपने सुनी जश्न कलम के कलाकार राजेश कुमार की आवाज में स्वाति तिवारी की कहानी कोई परिचित। यह कहानी हंस पत्रिका के अक्टूबर 2021 अंक में प्रकाशित हुई थी। सुनिए हंस वाणी को hanshindiMagazine.in पर या IVM पॉडकास्ट ऐप और वेबसाइट पर या फिर अन्य पॉडकास्ट ऐप्स पर। आशा है इस नए सफर में हमें आपका प्यार और साथ मिलेगा। Hey, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Cock and Bull, Cyrus and Silvery are joined by Naveen Narona and Sriram Padmanabhan. Tune in to catch them talking about Elon Musk's challenge to Vladimir Putin for a one-on-one battle to end the Russia-Ukraine war. We have a brand new show on the network, Ek Chuski Finance, or a Sip of Finance, or Ek Sip Financha. Why does it have so many different names? Because it's a very ambitious project that we're launching at IVM Podcasts, 8 different languages. This is a really special one. It's a podcast that takes into account a female-first perspective of finance and how to get the most out of your money. On Advertising is Dead, Varun talks to Malini Agarwal, founder and creative director of Miss Malini Entertainment. Their conversation takes us through the journey of establishing Miss Malini, how it began as a blog and eventually became an empire. On the Habit Coach podcast, Ashton is in conversation with Roberta Hughes, founder and lead instructor, Peaceful Living, where they discuss how to add self-care into our daily routines. On Ikaduka Economy, Abhinav talks about how the war between Ukraine and Russia will impact India and the world's middle class. On Pulia Bazi, the hosts talk about the concept of one nation, one election.
Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Also, don't forget to rate us on any platform that you might be listening to us. You can also check us out on YouTube. We have a webpage, ivmpodcast.com/YouTube, where a list of all our channels are. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, SBI Life Insurance, Bank of Baroda, India Water Portal, and Max Life Insurance. Thank you so much for making this possible. Don't you think that if everyone around you is getting smart, you better be smarter? Hey there, I'm the traveling professor Siddharth Deshmukh, and I'm back with season 2 of my podcast to make you smarter. Smarter with Sid. What's this season's focus about? Well, it's about 10-minute nuggets that will make you stand out at work. It's time to go from smart to smarter. Tune in every Tuesday and Thursday and become smarter with Sid.